जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, NTPC की परीक्षा 5 जून वाली परीक्षा को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, फतेह करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो आप सभी के लिए एक सुपर फास्ट वाली वीडियो होगी। जिस सुपर फास्ट वाली वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपको आपकी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, पूरी जीके का निचोड़ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपको जो करवाए जाएंगे वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ, क्योंकि ये सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। इनको परीक्षा से पहले पहले आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। सबसे पहले अगर हम बात करें 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए सेना दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो सेना दिवस ही आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल की अगर बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है ना। उसके अलावा 16 दिसंबर की अगर बात करें तो विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन ऐसे भारतीय हैं जिनको दिया गया था, मुझे बताइए। यानी कि अगर हम बात करें मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई कौन थे? इनको तो आप कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। और ये पहली बात आपको याद रखना है। अच्छा, इनको 2 तरह के पुरस्कार दिए गए थे। एक तो जो आपका पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार था, जिसको क्या बोला जाता है, 1990 में इनको दिया गया था, जिसको बोलते हैं निशान-ए-पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? इस पुरस्कार का नाम है निशान-ए-पाकिस्तान। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1990 में निशान-ए-पाकिस्तान किसको दिया गया था, तो मोरारजी देसाई जी को दिया गया था। और मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको भारत रत्न 1991 में दिया गया था। तो इन्हीं दोनों पुरस्कार की तो साथियों बात चल रही है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यहां पर राष्ट्रपति नहीं आना चाहिए। यहां पर अगर आपका पद भी आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पद के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला तो ये आपका विजय लक्ष्मी पंडित थी, आपको मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि ISS ये किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, हमको ये बोलना होता है हिंदी में, आपको अगर मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। उसके बाद माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जिंको तेवई, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बछेंद्री पाल की अगर बात करें, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बछेंद्री पाल बताना था। तो जिंको तेवई आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक संवत पर ही आधारित है। इसके अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ
आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। तो सिर्फ आपसे इतना पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार सत संवत पर आधारित ये आपकी पहले महीने का नाम क्या है, तो इनका नाम पहले महीने का चैत्र नाम क्या चैत्र है। उसके बाद देखिए कह रहा कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है बताइए, तो दबाव की एसआई इकाई ये आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे डिक्टो देखने को मिलेंगे। कह रहा कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, द्रव्यमान नहीं, संवेग, दिशा, मैं कहूंगा दिशा परिवर्तित हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर अगर बात करें इस पुस्तक की द लाइफ ट्री ये पुस्तक आपकी डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कहा जा रहा पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी युवराज सिंह की पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। आपको खाली जगह में ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉयल में, बॉयलर भट्टियों में। बिल्कुल साथियों इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन संतुलित रासायनिक समीकरणों के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है, मैं कहूंगा हाँ या ना। सही जवाब आपका होगा ये आपका जो है आवोगार्डो का नियम होगा, गैसीय आयतनों का नियम या गुणित अनुपात का नियम। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कि ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों बताइए, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इनकी खोज की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो उस चरण का नाम क्या है, उस चरण का नाम मेटाफेज है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जा रहा पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ, तो क्या नाम था उसका, साइनोबैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जिन सवालों को आने की संभावना है आपके एग्जाम में वो सवाल मैं आपको करवा देता हूं, बाकी आप समझदार हैं, अच्छा बुरा जानते हैं, तो सभी चीज़ें आपको मैं बता देता हूं। बस इनको आप लोग तैयार करते रहिए अगर आप वाकई में एनटीपीसी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। उसके बाद कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, तो इसको क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस बोला जाता है। इस प्रक्रिया का नाम हीमोडायलिसिस है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, तो ये सवाल का जवाब जो आपका होगा ये क्या, मार्सिलिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि हवा के परागण को क्या कहा जाता है, तो हवा के परागण को यहाँ पर क्या, एनिमोफिली बोला जाता है। क्या, एनिमोफिली बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किन्हें माना जाता है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक पूछा जा रहा है तो इन्हें आपको एलन ट्यूरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं, इन निर्देशों को क्या कहा जाता है, तो इन निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है। क्या, प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की सिमलीपात जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के लिए संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये तो ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था, तो इसके आविष्कार की अगर बात करें तो पाल हर्बन मूलर इनका नाम है और इन्होंने ही कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है, तो अवध
अवध को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तो इनको बोला जाता था कोसल। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? कोसल आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर खाली जगह आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताना है। देखिए शुरू बंदोबस्त के रूप में जाना जाता हो, यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जो आपका यहाँ पर राजस्व प्रणाली है, राजस्व प्रणाली को रैयत प्रणाली, बंदोबस्त की प्रणाली के रूप में जाना जाता, तो बॉम्बे डेक्कन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू की गई जो राजस्व प्रणाली था इनको क्या कहेंगे? बंदोबस्त के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये सवाल बहुत शानदार है आपके लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि साइमन कमीशन का भारत आना कब हुआ था, तो कुल मिला के अगर बात करें साइमन कमीशन जो भारत आया था ये 1928 में भारत आया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, क्रिप्स मिशन का भारत आना, यानी कि क्रिप्स मिशन भारत कब आए? तो इनकी अगर बात करें तो ये 1942 में भारत आया था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात के पहले का बी हो जाएगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो 1922 में ये घटित हुई थी, तो यहाँ पर ये टी आ जाएगा, डी सॉरी। तो कुल मिला के BCAD, BCAD ये कहाँ पर लिखा हुआ है? BCAD ये तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, BCAD आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो पहली अनुसूची आपका राइट आंसर, यानी कि पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों व उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पेट्रोलॉजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पेट्रोलॉजी के संबंध में यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। ये एक लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द जिसका अर्थ ईंट होता है, या हिमनदों की निक्षेपों से बनी अवसादित शैली है? नहीं, यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। सबसे संगठित और सुरक्षित ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला क्वेश्चन, पंपाज, स्टेपीज, सवाना और प्रियरी सभी प्रसिद्ध के नाम, तो ये आपका झरना, चक्रवात, ये आपके घास के मैदानों के नाम है। राइट आंसर याद रखिएगा आपको। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित? जो बादाम पहाड़ हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो यहाँ पर नरसिम्हन समिति का गठन है ये बैंकिंग में सुधार के लिए किया गया था। उसके बाद कहा जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो यह आपकी जुलाई 2014 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल कह रहा है कि कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव बनाती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव बनाती है? तो भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा की अगर हम लोग बात करें तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है साथियों, बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे चित्रकारी से संबंधित ये राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो किस राज्य की बात चल रही है? करंट अफेयर के सवाल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। उसके बाद कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? तो नोएडा में किया गया। नोएडा आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है?
ट्रेन में भारत का जो पहला एटीएम लगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाया गया है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद गैबोन ने किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो यहाँ पर अगर बात करें, गैबोन की बात चल रही है, तो वहाँ पर जो ये चुनाव जीता वो ब्राइस ओलिगी नगुएमा के द्वारा जीता है, यानी कि गैबोन देश के राष्ट्रपति यही बन चुके हैं। उसके बाद देखिए कहाँ जा रहा है कि मानवता की पालना गुफाएं कहाँ पर खुली हैं, किस देश में हैं? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में या दक्षिण अफ्रीका में? तो ये कहाँ पर हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि किस देश की पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? तो जेल की सजा, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये पेरू देश की पूर्व राष्ट्रपति थी, इनका नाम था ओलांटा हुमाला। धन शोधन के विरुद्ध इनको सजा सुनाई गई। उसके बाद देखिए न्यूज़वीक और स्टैटिस्टिका ने किसको भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? यहाँ पर खाली जगह होगी, कुल मिला के ये आपको बताना है। तो एम्स दिल्ली यहाँ पर आएगा, यानी कि आपको इतनी सी बात याद रखना है कि जो यहाँ पर न्यूज़ और स्टैटिस्टिका है, इसमें एम्स दिल्ली को एक तरीके से भारत का एक अस्पताल के रूप में घोषित किया गया है। एम्स दिल्ली को किसने किया है? ये आपका न्यूज़वीक और स्टैटिस्टिका ने। उसके बाद किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर आपके तमिलनाडु सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने यहाँ पर जो ये समिति का गठन किया। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कौन लगातार चौथे साल भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है, ये बताना है। तो अमेरिका आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे व्यापारी साझेदार अमेरिका देश बना है। कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है, तो ये आपकी मिली है बनारस, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बनारस की शहनाई को जीआई। उसके बाद देखिए इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली किस देश ने? तो ये संयुक्त अरब, यानी कि ये आपका देश ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तेलंगाना के साथ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, अब यहाँ से आपके सवाल जो हैं कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन वाला सवाल है, आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन वाले सवाल को किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका दायां हाथ होता है ये सीधा हाथ होता है। क्या? जो दायां हाथ होता है वो सीधा हाथ होता है, जो बायां हाथ होता है वो आपका उल्टा हाथ होता है। तो अगर ये आपको मालूम है और आप उत्तर पूर्व दक्षिण का ज्ञान आपको है, तो डायरेक्शन वाला पूरा चक्र आप लोग बड़े ही आराम से कर लोगे। तो इस सवाल की अगर हम लोग बात करें, तो इस सवाल में आपसे कहा गया सबसे पहले कि लोकेश पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता। मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम हॉल में आप यहां पर बैठे तो उत्तर आपका ये ऊपर वाला होता है और दक्षिण आपका ये नीचे वाला होता है। ये आपको पूरब देखना है और ये साथियों आपका पश्चिम होता है। उत्तर की तरफ कहा जाए तो इधर चलना है, पूर्व की तरफ कह रहा तो मान लीजिए अभी क्या, अभी आप यहाँ पर हैं, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलना है तो ये पूरब की ओर 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ना है उल्टे हाथ पर और 3 किलोमीटर चलना है। तो बाएं मुड़ना है, फिर 3 किलोमीटर चल दिए हम लोग। उसके बाद फिर बाएं मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है, तो फिर बाएं मुड़ेंगे उल्टे हाथ पर और 4 किलोमीटर यहाँ तक आ जाएंगे। अब कह रहा है कि उसके सामने की कौन सी दिशा है और वापस आरंभ बिंदु तक पहुँचने के लिए उसके द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी है। यानी कि यहाँ की दूरी आपसे पूछी जा रही, यहाँ की दूरी तो आपकी 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये जब 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी। उसके अलावा क्या पूछा गया था कि अब उसके सामने की कौन सी दिशा है, ठीक है। यानी कि ये जो इधर आ रहा है इसके सामने की कौन सी दिशा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होती है। तो पश्चिम और 3 किलोमीटर ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से अलग आए। गुजरात और यहाँ पर अहमदाबाद, सूरत या राजकोट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक क्या है, ये भी एक शहर है, ये भी एक शहर है, लेकिन गुजरात एक शहर नहीं है, गुजरात एक राज्य है। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सोहन ने राजू से कहा कि कल मैं तुम्हारी माँ के
बहुत ही शानदार क्वेश्चन की कह रहा कि कल मैं तुम्हारी माँ के पिता के इकलौती नातिन सुनीता से मिला था। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो राजू का सुनीता से क्या संबंध है, यानी कि सुनीता क्या कहेगा राजू को, ये आपको बताना है। तो कुल मिला के जैसे जैसे जो जो कहा जा रहा है वैसे हम लोग करते जाएंगे। सोहन ने राजू से कहा, क्या कहा, ये सोहन कह रहा है, क्या कह रहा है, सोहन कह रहा है किसे, राजू से कह रहा है कि सोहन कह रहा है कि कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि राजू की माँ हो गई, राजू की ये क्या माँ के पिता, राजू की माँ के पिता कौन हो गए, ये हो जाएंगे राजू के माँ के पिता के इकलौती नातिन सुनीता से मिला था। यानी कि इनके पिता यानी कि इनकी नातिन कौन हो जाएगी साथियों, इनकी नातिन की अगर बात करें तो इनकी नातिन कौन हो जाएगी बताइए। इनकी नातिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे ये माता जी हो गई, राजू की माता हो गई, और ये माता जी के पिता, तो ये कहीं ना कहीं इनकी बेटी ही तो होंगी सुनीता। सुनीता जो होंगी, सुनीता इनकी बेटी ही तो हो जाएंगी। ये देखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि राजू ने कहा कि उसकी माँ, राजू कह रहा है कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अच्छा भैया, इकलौती संतान है यानी कि ये जो पिता है ये इकलौती संतान है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि राजू का सुनीता से क्या संबंध, यानी कि सुनीता क्या कहेगी राजू को, तो सुनीता क्या कहेगी राजू को, कुल मिला के ये आपसे पूछा जा रहा, मुझे बताइए। चलिए, अगर हम लोग बात करें ये दो एक तरीके से क्या भाई ही तो कहेंगे, तो भाई ही कहेंगे। भाई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस सवाल को देखिए, ये भी साथियों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। अगर यहां पर बात करें कि अनीता की माता माँ का भाई मीना के पिता का बेटा है। अच्छा भाई, बीना के दादा के दो बेटे हैं और एक बेटी है, तो अनीता की माँ बीना से कैसे संबंधित होगी। ये सवाल में क्या है, कुछ नहीं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। पहले नंबर पर कहा गया है कि अनीता की माँ का भाई, यानी कि अनीता मान लीजिए ये हो गई क्या, अनीता की माँ की बात चल रही है तो अनीता की माँ ये हो जाएंगी। अनीता की माँ का भाई यानी कि अनीता की माँ का भाई ये आपका हो गया, और अनीता के माँ का भाई ये आपके बीना के पिता का बेटा, मान लीजिए बीना आपकी ये हो गई। बीना की अगर बात करें तो बीना ये हो गई, बीना के पिता मान लीजिए बीना के पिता ये हो गए, बीना के पिता का भाई का बेटा, सॉरी बीना के पिता का बेटा, यानी कि ये जो भाई होगा अनीता की माँ का भाई, जो आपका बीना के पिता का बेटा है, यानी कि ये बेटा हो जाएगा इनका। तो अब आप समझ गए साथियों, क्या समझ गए, अब आप समझ गए। तो मेरे ख्याल से बहन होंगी और ये भाई इनका बच्चा ये दादाजी हो जाएंगे, यानी कि बीना के दादा तो ये हो जाएंगे। बीना के दादा के दो बेटे, यानी कि एक बेटा ये है एक बेटा ये है। बीना के दादा का एक बहन ये हो जाएगी, एक बेटी ये है, ये बहन हो जाएगी। बहन मतलब इन दोनों की हो जाएगी और बेटी हो जाएगी बीना की दादा की, यानी कि दो बेटे हैं, एक ये और ये बेटी है, ये किए हो जाएगी। ये कह रही कि अनीता की माँ, यानी कि अनीता की माँ ये हो जाएंगी। बीना से कैसे संबंधित है, बीना क्या कहेगी अनीता की माँ को, तो बीना के पिता की बहन है ये, तो पिता की बहन को क्या कहा जाता है, बुआ कहा जाता है। तो बुआ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, सी वाले में, सॉरी। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिए और मुझे आप लोग आंसर बता दीजिए। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर सभी जो बत्तख है वो क्या है, बाघ हैं, यानी कि जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा वैसे वैसे करते जा रहे हैं। बत्तख को बाघ बताया गया है, मान लीजिए ये बत्तख हो गई, और सभी बत्तख जो हैं ये क्या है, बाघ हैं, तो सभी बत्तख आपकी बाघ हो गई। अब सभी बाघ बंदर हैं, यानी कि सभी बाघ जो हैं ये बाघ जो हैं ये बंदर हो जाएंगे। अब सभी बंदर जो होंगे, सभी बंदर ये क्या हो जाएंगे, ये गाय हो जाएंगी, तो सभी बंदर गाय हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है और कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर जो है वो गलत है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि सभी बाघ गाय हैं, सभी बाघ गाय हैं, तो बिल्कुल गाय के अंदर बाघ हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
सभी बंदर बतख हैं, सभी बंदर बतख नहीं हो सकते। सभी यानी कि कुछ बंदर बतख हो सकते, भाई इतने बंदर बतख हो सकते, तो आपका ये गलत हो जाएगा। सभी बतख गाय हैं, यानी कि सभी बतख की अगर बात करें तो सभी बतख गाय हैं, तो गाय के अंदर बतख है, ये सही हो जाएगा। सभी गाय बाघ हैं, तो सभी गाय बाघ कैसे हो सकते हैं भैया, इतनी गाय थोड़ी ना बाघ हो जाएंगे। तो कुछ गाय जो हैं, कुछ गाय बाघ हैं, ये हो सकता है, बल्कि ये नहीं हो सकता कि सभी गाय बाघ है। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है। ऐसा कहाँ पर कि पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक सवाल आपके सामने है, वो कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। क्या आपसे कहा जा रहा है कि सभी तबले वाद्य यंत्र है, तो मान लेते हैं ये तबले हैं और सभी के सभी तबले वाद्य यंत्र हो जाएंगे। उसके बाद सभी वाद्य यंत्र जो हैं वो क्या हैं, वो क्या है, वो पियानो है। सभी वाद्य यंत्र ये आपके पियानो हो गए। अब निष्कर्ष को देखिए, मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर आपका गलत है। चलिए भाई, कह रहा कि सभी पियानो वाद्य यंत्र है, यानी कि सभी पियानो वाद्य यंत्र नहीं हो सकते। इतने पियानो वाद्य यंत्र कैसे हो जाएंगे, हाँ कुछ पियानो वाद्य यंत्र हो जाएंगे। सभी तबले पियानो हैं, सभी तबले पियानो हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा सही है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी जिनका आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि घड़ी का संबंध जैसे समय से है वैसे थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। घड़ी समय को चेक करता है, थर्मामीटर तापमान को चेक करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है वही रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन में है। तो सबसे पहले डी यहाँ पर है, डी से साथियों एच हुआ है तो मैं कहूँगा 4 बड़ा है, एच से एल हुआ है फिर से मैं कहूँगा 4 बड़ा है, और यहाँ पर किससे टी हुआ है, ये इससे क्या देखिए यहाँ पर भी 4 एम से क्यू हुआ 4 बड़ा, एम से डब्ल्यू 4 हुआ है, ये एस हुआ है। यानी कि कुल मिला के हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें 4 4 4 दिख रहे होंगे। तो एस 19 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, 4 बड़ा है, और ई 5 पर होता है वो 15 पर, ये 4 नहीं बड़ा, आंसर नहीं हो सकता है। एस 19 पर, डब्ल्यू 23 पर 4 बड़ा है, ए से ओ हुआ 4 बड़ा है, एफ से जे हुआ 4 बड़ा है, यानी कि हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सबसे पहले 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 69 है, उसके बाद 280 है, उसके बाद अगला नंबर साथियों क्या आ सकता है, बस इतनी सी बात आपको बताना है। अब यहाँ पर अगर बात करें 9 से 10 हुआ है तो यहाँ पर ये 1 बढ़ा है। अब 10 से 22 हुआ है तो यहाँ पर कितना बढ़ा, तो 10 से अगर 22 हमें बनाना है तो ये पहले हमें 2 से गुणा करना पड़ेगी, फिर हमें 2 जोड़ देना पड़ेगा। तो 22 से 69 कैसे बना, 22 की गुणा जब आप 3 से करोगे तो यहाँ पर 66 आ जाएगा, फिर उसमें 3 जोड़ दोगे तो 69, यानी कि उसी प्रकार 2 से 3 सी, तो उसी प्रकार जाहिर सी बात इसकी गुणा 4 से करेंगे तो मेरे हिसाब से 4 जोड़ दोगे तो 280 आ जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं ऐसा है, हम इसके हिसाब से करेंगे। 69 चौक कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 6 चौक 24 और ये 27, यानी कि अगर इसमें 4 जोड़ते हैं तो 280 आ जाएगा। यानी कि हमें इसमें 5 की गुणा करना पड़ेगा और 5 साथियों जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 5 से गुणा, 40 हो जाएगा, और गुणा 10 और ये 14, यानी कि 1400 यहाँ पर तो आ रहा है, लेकिन 1400 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 1405 यहाँ पर आ जाएगा। क्या 1405 ऑप्शन में है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में है। जिनका आंसर ऑप्शन ए के साथ है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अच्छा, 9 से ये 10 कैसे हुआ था, अच्छा ये यहाँ पर 1 से गुणा की गई होगी, फिर 1 जोड़ा गया होगा तो 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद अगले नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, 3 है, 27 है, फिर 243 है, या फिर अगले नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है नंबर, ये आपको बताना है। चलिए देखिए और बताने की कोशिश करिए। कहा गया है कि 3 है सबसे पहले, उसके बाद 27 है, उसके बाद 243 है, उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है मुझे बताइए। देखिए अगर 3 की गुणा 9 से करेंगे तो 27 आता है, इतना मुझे भी पता है। क्या 27 की गुणा अगर 9 से करेंगे तो भी यहाँ पर 243 आएगा। देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पर 7 9 63, 9 दूना 18 और ये आपका 200
क्या हो गया 43, यानी कि 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात 243 आने वाला है। 243 की 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27 और 9 चौक 36, 36 37 38 हो गया, और 9 दूना 18 और 18 और 21, यानी कि 2187 क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में दिख रहा है 2187 ऑप्शन नंबर बी में है, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक निश्चित कूट भाषा में GREEN यानी कि ग्रीन को कुछ नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, और तो वहां पर वाइट्स को कैसे लिखा जाएगा, कुल मिला के आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। वैसे तो यहाँ पर G7 पर आता है, R18 पर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही लिखा है। कैसे साथियों लिखा है? देखिए मुझे यहाँ पर जब मैंने इनको देखा तो ऐसा लगा कि G का अपोजिट जो होता है, जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, T का अपोजिट W होता है, वैसे ही G का अपोजिट D होता है। T जो होता है ये 20 नंबर पर आता है, तो इसलिए G की जगह पर यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं R का अपोजिट I होता है, और I जो होता है वो 9 पर आता है, इसलिए 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। E की अगर बात करें, E का अपोजिट V होता है, V का अपोजिट 22 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 बार E लिखा हुआ है ना। तो 22 देख लीजिए, तो इनका अपोजिट N का अपोजिट M और इनका M 13 पर आता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज है। देखिए इसका अपोजिट Y और ये 25 नंबर पर, यानी कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आप लॉजिक समझ चुके हैं। यानी कि D का अपोजिट W होता है, तो W का अपोजिट ये आपका आता है 4 पर। H का अपोजिट क्या हो जाएगा? H का अपोजिट S हो जाएगा, S होता है 19 नंबर पर। I की अगर बात करें तो I आपका देख लीजिए, I की अगर बात करें तो I का अपोजिट क्या हो जाएगा? I का अपोजिट आपका R हो जाएगा, R होता है 18 पर। T का अपोजिट क्या हो जाएगा? T का अपोजिट साथियों मुझे बताइए, T की अगर बात करें तो T का अपोजिट हो जाएगा आप लोग G देख लीजिए, और G जो होता है 7 पर आता है, E का अपोजिट वही 22। तो कुल मिला के ये नंबर आपको बताना है कहाँ पर लिखा हुआ है कि 41 है, 9 है, 4 है, 19 है, 18 है, 722 है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर आता है, कह रहा कि सी इज ब्यूटीफुल को मग बेट लिखा जाता है, ब्यूटीफुल एंड वाटर को विट कैफ्लेंट लिखा जाता है। मुझे ये ढूंढने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपसे पूछा गया है कि मुझे ढूंढना है कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, तो एक ब्यूटीफुल यहाँ पर है और एक ब्यूटीफुल ये यहाँ पर, यानी कि अलग अलग, यानी कि सी इज यहाँ पर नहीं है, सी इज यहाँ पर नहीं। तो कुल मिला के ब्यूटीफुल का कोड इसमें होगा और इसमें भी ब्यूटीफुल का कोड होगा। तो देख लीजिए इनमें क्या सेम है, क्या माइट इसमें है, मैं कहूँगा जी ये इसका कोड नहीं होगा। क्या यमी जी इसमें है? नहीं है, मैं कहूँगा मग भी ब्यूटीफुल का कोड नहीं होगा। क्या विट इसमें है? बिल्कुल साथियों, विट इसमें भी है और विट इसमें भी है और ब्यूटीफुल इसमें भी है, ब्यूटीफुल इसमें भी, यानी कि ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा? ये विट हो जाएगा। विट आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का सेशन करते हैं यहीं पर एंड। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं एक सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अपने दोस्त या फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिएगा।